नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में गृह मंत्री के महिला सुरक्षा पुख्ता करने के कदम। मोटरसाइकिल पर नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। महिला हेल्प डेस्क होगी जिसका नंबर इलाके के हर स्कूल कॉलेज को दिया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में एक कमेटी होगी जिसके कई वर्गों से सदस्य इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री ने ये फैसले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद लिए हैं। 2009 में भी महिला सुरक्षा को लेकर करने के लिए एक रिपोर्ट सरकार लाई थी। इससे पहले भी 2005 में 2 बलात्कार के मामलों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा परिवर्तन नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसमें नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेजों में बच्चों से महिला पुलिस अफसरों का सीधा संपर्क कराया गया था। समाज के कई तबकों को सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया था। कई तमाम कदम इसमें उठाए गए थे। परिवर्तन काफी सफल रहा था। एक कार्यक्रम, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसे मिले थे। लेकिन जैसे इसकी अगुवाई करने वाले अफसर एडिशनल डीसीपी तब सागरप्रीत हुड्डा बदले गए, कार्यक्रम कमजोर पड़ गया। अब एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने कदमों की फहरिस्त जारी कर दी है। तो सवाल है, क्या सरकार के इन कदमों से महिलाएं महफूज होंगी? The night patrolling on motorcycle by Delhi police in their jurisdiction of the police station, night patrolling will be done by the officers. One will go to the right direction and the second will come from the left direction. They will meet at the center point and they will report each other what is there any incidents. They will go in the violence also, so that the whole night in that area of the police station the patrolling will be done by the police. Mahila help desk in each police station, it will be given a cell number and the telephone number of Mahila help desk to be notified in all schools and colleges in the area of police stations. You see, there will be a specific officer will be deputed and that officer's number will be given and that will be informed to all the principals of the schools and the principals of the colleges. तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद है इस मामले को समझाने के लिए। तेजिंदर लूथरा, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद कांग्रेस, कविता कृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ता, गीता लूथरा, वरिष्ठ वकील हैं, और मिशिका सिंह, संयोजक हैं, महिलाएं हैं स्लट वॉक की, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं सत्यव्रत जी से जानना चाहूँगी। सत्यव्रत जी, आपके मंत्रालय द्वारा कुछ सुझाव आज दिए गए गृह मंत्री ने, आप इनको लगता है आपको इनसे कि वाकई महिलाएं महफूज होंगी या सुरक्षा पुख्ता होगी? देखिए, इस मामले में जो कदम उठाए गए हैं वो कदम उठाए जाने ज़रूरी थे। मेरे ख्याल से कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं इनके अलावा जो अभी फैसले सुनाए हैं गृह मंत्री जी ने। सवाल ये नहीं है हिफाजत महिलाओं की महज कानून या निर्देश देने से या गाइडलाइंस बनाने से इनसे महिलाओं की हिफाजत सुनिश्चित नहीं हो सकती, ये हमारा अनुभव कहता है। ज़रूरत इससे कुछ आगे जाने की है। सबसे पहली बात, सरकारी मशीनरी के इम्प्लीमेंटेशन पर आकर के सारी बात अटक जाती है। प्रशासन जब तक अपनी जिम्मेदारी शिद्दत से महसूस नहीं करे तब तक ये सारे नियम, सारे कानून, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप केसेस में जो कानून है उसमें परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं, जो मौजूदा कानून है वो काफ़ी है। सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन अगर ईमानदारी से, शिद्दत से किया जाए, सिंसियरली किया जाए, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्यों नहीं सरकार ने अब तक घोषणा की? 16 दिसंबर का मामला है, इतना ये मामला उछला है। मैं आपसे सिर्फ समझने की कोशिश, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन? क्या सरकार गंभीर नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा मानना उचित भी नहीं होगा। पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि शायद अभी वो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि आपको याद है जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, विभिन्न स्टेक होल्डर्स उस कमेटी के सामने जा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। वो कमेटी फिर अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देने वाली है। उसके लिए एक निर्धारित समय है, 30 दिन की अवधि के भीतर। उनकी वो रिपोर्ट आ जाने के बाद फाइनली सरकार उनमें से किन रिकमेंडेशंस को कहाँ तक लागू करना है, किस तरह से लागू करना है, मेरे ख्याल से तब जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। जैसे लूथरा, आपने सुना सत्यव्रत जी को, वो कह रहे हैं कि
जो भी मशीनरी उसको, जो भी हमारे साथ पास कानून है उनको शिद्दत से लागू करना ज़्यादा अहम है इस समय। जो एक कदम है वो शायद नाकाफी। और देखिए ऐसा है कि मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और कानून है उसको डेफिनेटली हमको और ज़्यादा इंटेंसिटी से लागू करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने अभी जो गृह मंत्री जी का बयान दिखाया, उन्होंने 3-4 कदम उठाए हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन इसके अलावा भी पहले गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस मिलकर काफ़ी और कदम भी वुमेन की सुरक्षा के लिए उठा चुकी हैं। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो उन्होंने आज जो 3-4 कदम उठाए हैं, इससे पहले भी वो कई कदम उठा चुके हैं। मुझे लगता है कि वो मीडिया में नहीं आ पाए। नहीं, वो मीडिया में आए हैं, कल हमारे यहाँ रिपोर्ट भी चली है। वो कदम ये कि एक इलाके में जिस तरह गश्तों की बात है, हर डीटीसी बस में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। दिल्ली 12:30 बजे के बाद जो डिस्कोज हैं दिल्ली में वो बंद कर दिए जाएंगे। आप शायद इन्हीं सब बात कर रहे होंगे। पुलिस असुरक्षित बस रूटों की पहचान करेगी। तो तमाम कदम हैं। लेकिन मैं आपसे ये कविता के पास आऊंगी। कविता, जिस तरह से सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि और शिद्दत से इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन गृह मंत्री ने एक कदम को इतना तफ्तील से, काफी फैलाव से बताया कि मैं मोटरसाइकिल पर गश्त होगी, एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा और फिर वो दोनों मिलेंगे, अपनी रिपोर्ट एक्सचेंज करेंगे। एक पॉइंट के लिए इतने सारे वाक्य कहना, लेकिन क्या वो फोकस हमें इस पे नजर आ रहा है या डीफोकस नजर, कैसे देखें इसे? मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंता आजकल लग रही है वो ये है कि जो इलाज बताए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मैं मानती हूँ इनमें से कुछ कदम मैं वेलकम भी हूँ, लेकिन और भी कई कदमों की ज़रूरत है। एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो प्रोटोकॉल है, किसी भी कंप्लेंट अगेंस्ट वुमेन के केस में जो आम एक तरह का अनरिटन प्रोटोकॉल जो चलता है, जहाँ पर महिला कंप्लेंट दर्ज करने जाती है तो कंप्लेंट मत दर्ज करो, उसको ये करो। मैं तो कल का भी उदाहरण, उन्होंने कहा एक महिला हेल्प डेस्क होगी, उन्होंने बोला है हर पुलिस स्टेशन में एक कमेटी होगी। वही मैं कह रही हूँ, वो कमेटी का क्या नेचर होगा, उसके पास कौन से एनजीओज होंगे, होमगार्ड होंगे। हालांकि खबर आई थी कि आज एक होमगार्ड के साथ भी बस में बदसलूकी हुई है। तो कंप्लेंट की जा सकती है इस कमेटी के पास या क्या होगा, मैं जानना चाहूंगी, मैं नहीं जानती। लेकिन इससे दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि जो इलाज बताए जा रहे हैं। कविता, आपके माइक में प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कहा जा रहा है मैं आपसे बात करूंगी। आपसे नहीं, पहले मैं इनसे आपसे लूठा जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से उन्होंने बताया आज की जो ये कदम है, कैसे? आज के ये कदम बहुत ही मेरे ख्याल फ्रिवलस हैं और बहुत ही माइनर हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले, और ये बात बार बार दोहराने की है, कि हमें अगर इस देश में इम्प्रूवमेंट लाना है तो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेप लॉज में कोई कानून की मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए आपको लोअर पुलिस की जो लोअर पुलिस है आपकी, जो सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है, उस लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लिटरेसी, थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग, ये सब थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिवाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत से कमीशंस ने कहा है कि आप पुलिस में बहुत परिवर्तन लाइए। ये तो एक बात है। दूसरा, आप कोर्ट्स में परिवर्तन लाइए, सो दैट कोर्ट्स, जैसे जर्मनी में कोर्ट्स खुद सुपरवाइज करती हैं इन्वेस्टिगेशन और फिर किसी और मजिस्ट्रेट को दे देती हैं ट्रायल के लिए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो फिर प्रोसिक्यूटर भी नहीं हो सकता। इन कदमों के जो आज गृह मंत्री ऐलान करते हैं उनके क्या मायने? मुझे लगता है कि इनका कोई मायना नहीं है। आफ्टर ऑल ये जो गश्त है, ये गश्त वैसे भी होनी चाहिए। जो आपकी पीसीआर्स ने गश्त की और वो इतनी कमज़ोर पड़ गई, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पीसीआर की गश्त भी इम्पोर्टेंट थी, और आगे भी पुलिस के लोग ऐसे और बहुत ही देर से ये भी कहा जा सकता था गृह मंत्रालय की तरफ से, जो कदम है वही रहेंगे, कोई नया कदम नहीं है, लेकिन जो कदम है उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ नया ऐलान करना क्या जरूरी है, नए तरीके से ऐलान करना क्या जरूरी है? देखिए, पहली बात तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ नॉट हु इज़ टेकिंग दीज स्टेप्स वेरी लाइटली, उनको ये कहना चाहूँगा कि इन स्टेप्स को हम इतना हल्के तरीके से ना लें। अगर उन्होंने कहा है कि हम मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग को इस तरह से करेंगे, तो इसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि इस तरह की पेट्रोलिंग से प्रेजेंस
और विजिबिलिटी पुलिस मैन की दोनों बढ़ती हैं। और वुमेन क्राइम को रोकने के लिए पुलिसमैन की प्रेजेंस और विजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने मुझे बीच में रोक दिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये स्टेप्स बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ईटिंग हब्स को, शॉपिंग हब्स को, जहाँ पर फैमिलीज जाती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और किस रूट से वो वापस जाएंगे, उनको वहाँ पर क्या खतरा हो सकता है, उन रूट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर पेट्रोलिंग को बढ़ाना। शहर में कहाँ कहाँ बिजली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे शहर में रोजाना सैकड़ों ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर लाइट, स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती है। उनको आइडेंटिफाई करना, सिविक एजेंसीज और डिस्कॉम्स के साथ मिलकर उनकी इमीडिएटली रिपेयर करवाना, लोनली स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करना, बहुत सारे सबवेज हैं जो खाली पड़े रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको हम लाइटली मत लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटे स्टेप्स हैं, जरूरी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक बाइक राइट जाएगी, एक बाइक लेफ्ट जाएगी, फिर वो लोग मिलेंगे, तो क्या हमने आइडेंटिफाई करे हैं वो लेन्स बाय लेन्स? हमारे यहाँ कितनी लेन्स बाय लेन्स हैं? क्या हमारे यहाँ पुलिस कांस्टेबल्स काफ़ी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल्स की कमी है। फिर ये हमारे यहाँ कहा गया बाइक्स नहीं आई, पल्सर हमारी पुलिस में अच्छी आई है, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? और ये मैं सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि इतना एक हादसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद इतना हंगामा हर जगह, उसके बाद ये कदम आते हैं, तो ये नाकाफी लग रहा है। नहीं, ये नाकाफी नहीं है। ठीक है, कविता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि कदम नाकाफी ही नहीं, कुछ कदमों पर मेरा सवाल भी है। आप जो है कह रहे हैं कि रात को हम जो है डिस्कोज और पब्स बंद कर देंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं, मैंने तो आज सुना है कि साउथ दिल्ली में पोस्टर लगे हैं दिल्ली पुलिस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियां जो है स्कूल से सीधा वापस घर जाएं, कॉलेज से सीधा घर वापस जाएं, माँ बाप को बिना बताए जो है किसी दोस्त के साथ कहीं ना जाएं, अंधेरा अगर बस स्टॉप हो तो वहां ना जाएं, और बस में अगर कम लोग हों तो बस में ना चढ़ें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये तो वही लक्ष्मण रेखा खींचने वाली बात है। पोस्टर्स की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने आज LSR के बाहर जो है पोस्टर्स लगे हैं और कई और जगह पोस्टर्स लगे हैं। जब तक हम वो दिखाते हैं रिपोर्ट में आपको बता दूं, उसमें ये कहा गया है स्कूल्स के लिए कि आत्मविश्वास अर्जित किया जाए बच्चों में, स्कूल से बच्चे सीधे घर की ओर प्रस्थान करें, ये उसमें कहा गया है। ये कहा गया माँ बाप बच्चों को साथ लेकर जाएं, जो बिल्कुल ठीक है। अंधेरी या सुनसान बस स्टॉप से बस ना पकड़ें, किशोरियों से कहा गया। और ये भी कहा गया किशोरियों से कि अगर पीछा कोई कर रहा है तो बार बार रूट बदलें। मेरी एक सहयोगी बता रही थी कि कल कैसे उनका पीछा किया गया था, वो अपनी गाड़ी चला रही थी, उसमें अब कैसे अपनी लेन आप कितनी बदलें, क्योंकि आपका भी एक रूट आपके सामने है, घबराहट होती है, किस तरह से बदले। वो रिपोर्ट दिखाते हैं रवीश रंजन शुक्ला की, और जिस तरह से लड़कियों ने और लोगों ने इसे लिया है, क्या इस पे कहा गया है, आइए दिखाते हैं आपको। दिल्ली में गैंगरेप की घटना और उसके बाद में पीड़िता की मौत के बाद में जो लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा, उससे सरकार पर एक दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में भी दबाव पड़ा। और वही दबाव का ही एक यहाँ पे नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय लेडी श्री राम कॉलेज के ठीक बाहर में खड़ा हूँ और इस तरह के होर्डिंग्स दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनके बाहर ही इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें बस कुछ दिल्ली पुलिस के जरिए माता पिताओं को कुछ सुझाव दिए गए हुए हैं और छात्राओं के लिए सुझाव हैं। बस में सफ़र करते समय क्या सुरक्षा के उपाय अपनाएं, ये उसमें दिया गया है। नीचे जो आप देख सकते हैं कि जो PCR की कॉल है 100 नंबर, ये हमारे ख्याल से दिल्ली के सारे लोगों को मालूम होगा कि PCR के 100 नंबर की कॉल करनी चाहिए। वुमेन हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1091 1096, ये भी सारे लोगों को मालूम है। नीचे जो मोबाइल नंबर और जो लैंडलाइन के नंबर दिए गए हैं, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को न मालूम हो। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ही बताइए, आज होर्डिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लगाए, आपको लगता है कि कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा? जी, मुझे तो ये पढ़ के बड़ा मजाक लग रहा है कि इसमें लिखा है कि अनजान, ये किसी से चॉकलेट, टॉफ़ी या अन्य का खाने का सामान नहीं लेना चाहिए। मतलब ये तो मजाक है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे जिन देशों में औरतें या लड़कियां बुर्का पहनती हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन देशों में बलात्कार होता नहीं है। तो ये है कि मतलब बदलाव कपड़े या वस्त्र पहनने से तो आएगा नहीं, बदलाव मतलब मानसिक बदलाव की ज़रूरत है। और दिल्ली में, पूरे देश में तो ये तो मतलब मुझे तो मज़ा लग रहा है कि लेडी श्री राम कॉलेज के सामने ऐसी बेहुदा, मतलब मुझे तो पढ़ के हंसी आ रही है ये देखकर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत क्या है? अगर कोई सुझाव दिल्ली पुलिस ने दिया है तो इसमें क्या आपको क्या दिक्कत है लोगों को?
इसमें जो आधी चीज़ें लिखी है वो तो हम घर से सीख कर ही आते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि बच्चों को अकेले घर से बाहर ना भेजें। हम लोग 19 साल के हैं, हम अगर घर से हम कैसे बाहर, वी हैव टू गो टू कॉलेज, हम अकेले ही कॉलेज जाते हैं। पेरेंट्स छोड़ने तो हर जगह हमें जाएंगे नहीं। बजाय ये लिखने कि लड़कों को क्या नहीं और क्या करना चाहिए, उन्होंने लिखा लड़कियों को क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। लुथरा जी, जो जिस तरह से आपने इस लड़की को कहते सुना, ये सब चीज़ें हम काफ़ी चीज़ें घर से सीख कर आते हैं। कुछ एक ऐसा लगता कि वाकई में एक सीरियस मैसेज जो पुलिस है लड़कियों को देना चाह रही है, जो लड़के हैं उनको देना चाह रही है, समाज को देना चाह रही है, ये क्यों नहीं इसमें झलक रहा इन पोस्टर्स में? देखिए ऐसा है, पहली बात तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, हम किसी खास तौर से लड़कियों को, महिलाओं को उनकी सुरक्षा के बारे में किसी किस्म की ताकीद नहीं करना चाहते, कोई दिशा निर्देश हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा मानना ये है कि वुमेन इज़ नॉट अ बॉडी मास, शी इज़ अ फ्री विल, शी इज़ अ फ्री वॉइस, शी इज़ अ फ्री ब्रेन। तो ये उनके ऊपर है। तो उसमें फिर कहा गया कि आप किसी भारी व्यक्ति कहने पे आप कुछ खाने की चीज ना लें, तो माँ बाप से बिना पूछे कहीं मत जाइए। देखिए मैं वही कह रही हूँ, देखिए एडल्ट जो महिलाएं हैं। कविता जी आप बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बोर्ड हमारी तरफ से नहीं है, हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये दिल्ली पुलिस के बोर्ड्स नहीं, हमारे बोर्ड्स नहीं है। हम इसको, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आया हूँ, आपने मुझे दिखाया है, बट आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, वी डू नॉट सब्सक्राइब टू व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन दीज बोर्ड्स। वी आर ऑफ द ओपिनियन women are the best decision makers for their own safety, and we are there to make the city safe and secure for women. मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये एबरेशन नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस का, मेरे पास उसकी पीडीएफ फाइल है बुकलेट की, जो कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के लिए निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि बदबूदार जो है आप चीज़ें खाइए मत, कपड़े छोटे तंग कपड़े मत पहनिए। हाँ, और माँ बाप, आया था बुकलेट, प्लीज डोंट से कि नहीं आया था, मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा था, मैं नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ इसका विरोध करने के लिए भी गई थी, ठीक है, और इसको ऐसे डिजोन, और वो आपके वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया और कहीं से नहीं, वेबसाइट पर था। तो मैं ये कह रही हूँ अब, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए बताइए। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए हम अब एक फेसबुक का एक स्पेशल पेज चलाते हैं, जिसको हमने समन्वय का नाम दिया है। हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है और उसका मकसद यही है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जिनको यहाँ पर पुलिस से किसी भी किस्म की परेशानी होती है, बहुत सारे लोग अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए, और हमारे एक में ये बात थी कि नहीं थी लुथरा जी, कि वो कपड़े जो है वो वेस्टर्न किस्म के कपड़े ना पहने, ये थी कि नहीं थी, बताइए उनके आपके बुकलेट। हमारे देखिए आपके पॉलिटिशियंस भी सारा टाइम ये कह रहे हैं कि डोंट गो आउट इन द डार्क, don't go to, women should not be seen, so don't go out it's an overall, don't go out with men, so much so there is a circular saying don't help anyone. I mean, can you imagine this? You're telling women if there's somebody stranded and in trouble, don't help anyone. This is the kind of thing. बिल्कुल, निशिका हमारे साथ हैं। I thought what was very sad was that you are saying कि close everything at 12:30. Are we going in the dark ages? एक मिनट, let me clarify this, please. देखिए ऐसा है, जितने पब्स हैं, डिस्कोज हैं, उनका लाइसेंस जो है वो 12:30 तक का है, तो उनको उसके बाद बंद ही होना है। ये तो कानून के तहत बात हो रही है, कोई हम वो अलग बात नहीं, ये एक पॉलिसी मैटर है, वो अलग उसके ऊपर अलग से बहस हो सकती है। फिर चलते कैसे रहते हैं? आई मीन ऑल द बड़े-बड़े जो पब्स हैं, डिस्कोथेक से सब चलते रहते हैं। आप देखिए बंद है, बिल्कुल बंद है, जानना 12:30 बजे बंद हो जाते हैं, अब बंद हो रहे हैं, अब फॉर द लास्ट 10 दिन से। बात ये है ना कि ये इफ इट इज अ जनरल मेजर, व्हाटएवर इज योर रूल यू आर इम्प्लीमेंटिंग, दैट्स डिफरेंट। मैं कह रही हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कहना कि बंद करेंगे हम पब, क्योंकि पब की वजह से रेप तो नहीं होता, महिलाएं पब में जाती हैं, इस वजह से रेप नहीं होता। नहीं लुथरा जी, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरी समस्या ये है कि पूरी दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है, जब हम जाते हैं न्याय मांगने के लिए वहां पर, तो पूरी दिल्ली पुलिस की व्यवस्था कुछ और कहती है। जो आपने फ्री विल की बात कविता, आज ये सवाल है कि आप इस पूरे हादसे के बाद जो अब सरकार ने कदम का ऐलान किया वो कैसे, अगर हम आज के संदर्भ में देखें। मिशिका हमारे साथ मौजूद है। मिशिका, आपने क्या इन पोस्टर्स को देखा है, जो ये कुछ कदमों का ऐलान किया गया है, चाहे गृह मंत्रालय की तरफ से या पुलिस की तरफ से, आप क्या कहेंगे? इन पोस्टर्स में एक चीज़ मुझे एकदम नहीं समझ आती है कि पहली चीज़ कही गई है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़कियों में जब वो घर से बाहर निकले, सबसे महत्वपूर्ण इस बात को माना गया है। पर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस डाल रही हैं उन लड़कियों पे जो घर से बाहर निकल रही हैं, कि आप घर से या कॉलेज से सीधा आप अपने घर जाएं, अपने घर वालों को हमेशा बताएं, जो सही चीज़ें हैं।
पर किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस डल रही हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे रहे हैं और आप खुद बोल रहे हैं कि ये सारे मेजर्स लेने होंगे तब शायद आप बच सकें, या उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, तो किसी पे भी वो सड़क पे चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पब्स और डिस्कोथेक्स की बात हुई है, इतने सारे केसेस होते हैं जो रात के 12 बजे के बाद नहीं होते, उसके पहले ही होते हैं। अभी जो केस हुआ है वो 9:30 बजे हुआ है, तो अभी ये जो क्लब्स और बंद करा रहे हैं, पहले ये लोग ये क्यों नहीं देखते कि सड़कों पे अभी भी इतनी गाड़ियां जिनमें टिंटेड ग्लासेस हैं। इतना बड़ा केस हो गया है बस को लेकर, बट इतनी प्राइवेट कैब्स हैं या कंपनी की कैब्स हैं जिनमें अभी भी टिंटेड ग्लासेस हैं। जो घटना हो चुकी है उसको दिमाग में रखते हुए ये सब चेंजेस अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्लब्स में जो होता है वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हैं ये सब औरतों पे डाली जा रही है। मैंने कोई पोस्टर नहीं देखा जो जनहित में जा रही है जो लड़कों को बता रहा है कि ये मत करो, या किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो इस नंबर पे फ़ोन करो, या अगर तुम्हें किसी और की मदद चाहिए तो ये PCR जो भी कांटेक्ट करने के लिए, ये गाइडलाइंस किसी लड़के के लिए नहीं आ रही है। ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लड़कियों पे क्यों डाली जा रही हैं? क्योंकि जो गलती होती है वो विक्टिम की नहीं होती है, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम की होती है। तो उनको रोकने के लिए एज अ सोसाइटी जो करना चाहिए वो सिर्फ लड़कियाँ नहीं करेंगी, वो सब पूरा समाज करेगा। तो उसमें लड़की लड़कों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस निकलनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या होम मिनिस्ट्री की तरफ से हो, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना सकते हैं। वो दोनों जेंडर्स के लिए होनी चाहिए कि ये कदम सब उठाएं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। बिल्कुल। और लूथरा जी, पूरे दिल्ली पुलिस के पोस्टर्स हैं और जिस तरह से इसमें कि एक स्कूल के बाद सीधे प्रस्थान करें, और जिस तरह से मिशिका ने भी वही बात उठाई है कि लगता है सिर्फ लड़कियों के लिए है ये। नहीं, देखिए मैं फिर से इस बात का खंडन करूंगा कि हम ना तो इन पोस्टर्स को सब्सक्राइब करते हैं ना इसमें लिखी हुई किसी बात को सब्सक्राइब करते हैं। तो कैसे छप गई? अब मुझे ये तो अभी मैं तो यहाँ पर आया हूँ, अभी आपने मुझे बताया है। और एक बात और बात करते हैं कि आपके शहर में पोस्टर लग जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल। मैं whatever I am saying, I am not saying as an individual. I am saying on behalf of Delhi Police, we do not subscribe to these posters. We do not subscribe to the contents of these posters. We are of the opinion women are the best decision makers for their own safety and security, and it is our duty and responsibility to make this city safer and secure for women. Who's this we? मैं जानना चाहती हूँ आपके बीके गुप्ता जो इससे पहले जॉइंट दिल्ली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 2 बजे रात में अगर कोई महिला अपने ड्राइवर या भाई के बिना जाएंगी तो उसके सेफ्टी के हम जिम्मेदार नहीं है। वो आकर के हमारे पास कंप्लेन न करें कि हमारी सेफ्टी। हम कह रहे हैं ये सेंटिमेंट्स आज पहली बार तो नहीं आ रही, ठीक है। बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स KPS गिल ने भी कहा कि लड़कियां तंग कपड़े पहन रही है, इस वजह से दिल्ली में रेप्स बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि आप जेंडर बायस है पुलिस की पूरे अप्रोच में, तभी जो है शहर में पोस्टर छप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको नहीं पता। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, कविता ने अभी एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हु आर वी में कौन कौन आते हैं? वी में हम सब आते हैं। वी में हम पॉलिटिशियंस आते हैं जिनकी जवाबदारी है कि वो कानून में कोई कमी और कमज़ोरी न रहने दे। वी में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। वो तमाम विभाग जिनकी जिम्मेदारी लाइटें वाइटें रखने की है वो सब आते हैं। वी में महिलाएं खुद भी आती हैं। वी में वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जहाँ बच्चियाँ महिलाएं काम करती हैं, पढ़ती लिखती हैं, वो भी आते हैं। वी में सबसे बड़ा ये पूरा सोसाइटी, समाज। देखिए, एक माइंडसेट है। ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के लिए नहीं है। ये समस्या एक माइंडसेट की समस्या है। बिल्कुल सर, वही सवाल आज बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो परवर्टेड किस्म के लोग हैं ये तो वो इस किस्म के अपराधों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही। नीति में मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। इसलिए जब इस समस्या से जूझने का सवाल आएगा तो सिर्फ पुलिस पर छोड़ के या सिर्फ महिलाओं पर छोड़ के या सिर्फ पॉलिटिशियंस पर छोड़ के आप अपनी जवाबदारी सब लोग भूल नहीं सकते। बिल्कुल सर, तभी तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी हाई लेवल सबको अपने बैठक होती है, कुछ बेहतर करना होगा। सर, हमारी पुलिस के पास करने होंगे जिससे कि सेफर हम शहर बना सकते। ये बात तो हम लोग कहते आए, लेकिन मैंने इसलिए ये उठाए थे रिपोर्ट्स की बात क्योंकि दिल्ली पुलिस की 2005 में परिवर्तन नाम की एक पूरी रिपोर्ट आई थी सर,
वो बहुत सफल हुई थी, तमाम उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, यहाँ की यूएसए यूके की पुलिस से बेहतर हमारी दिल्ली पुलिस को माना गया था। लेकिन जब वो ऑफिसर चले गए मिस्टर पीएस सागरप्रीत हुड्डा, तो उसके बाद से वो डिक्लाइन शुरू हो गया। रेप के केसेस में भी उस समय कमी आ गई थी, जिस तरह से इस पूरा मैं रिसर्च में पढ़ रही थी। 2009 में भी रिपोर्ट आई। मतलब ये तात्पर्य ये है कि रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन जमीन पर असर नहीं होता। और अब जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो कदम आते हैं, बहुत फ्रिवलस से, बहुत हल्के से लगता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। परिवर्तन बंद नहीं हुआ है। मैं जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज हूँ, मेरी रेंज में परिवर्तन आज भी चल रहा है, और ये ऑफिसर स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ दिल्ली पुलिस। लेकिन I wish it is so. इट इज सो सर, क्योंकि पैसे की कमी थी, सब पैसे की कमी थी। और वो अप्रोच अगर आज, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहती हूँ, अगर चाहे पुलिस महकमे की तरफ से या हमारे गृह मंत्री की तरफ से कह दिया जाता कि पूरे दिल्ली में परिवर्तन को रीइंफोर्स करके लाया जाएगा, वही तमाम स्टेप्स, कुछ ज्यादा और नहीं। ऐसा है, परिवर्तन चल रहा है और हम परिवर्तन से भी आगे जा चुके हैं। हमने पिछले 6 महीनों में 2 नए कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम ऐसे शुरू किए हैं जिसका बहुत अच्छा असर स्लम्स में हो रहा है। युवा कार्यक्रम हमने शुरू किया जो स्लम्स के 16-18 साल के टीनेजर हैं। ये पुलिस के इन कदमों की, इसमें जो महिला पुलिस अफसर जाती थी, लड़कियों से, स्टूडेंट से मिलती थी, हिचक के बेहिचक होकर लड़कियां जो स्टूडेंट्स होते थे या जिस वो कॉलोनी में जाती थी, वो अपनी बात कह सकती थी। वुमेन बीट कांस्टेबल्स उसमें बढ़ा दिए गए थे। इस जब कार्यक्रम ये ढीला पड़ा, इसके बाद वुमेन बीट कांस्टेबल्स, वो उनकी तादाद कम हो गई। नुक्कड़ नाटक, इतनी सिर्फ माइम वर्क के जरिए इतने सारे नुक्कड़ नाटक किए गए, उससे लोगों को सेंसिटाइज किया गया तमाम महिलाओं, वायलेंस के अगेंस्ट, रेप के अगेंस्ट। उस तरह का जो रिपोर्ट थी या वो उस तरह के कदम थे, उसी को रीइंफोर्स कर देते हैं। यही मैं कह रहा हूं आपको कि परिवर्तन बंद नहीं हुआ है, ये कम्युनिकेशन गैप है कि आपको लग रहा है कि परिवर्तन बंद हो गया। सर, उसका असर तो नहीं नजर आया ना। दैट्स व्हाट सत्यव्रत जी इज आल्सो सेइंग। नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हम परिवर्तन से कहीं आगे जा चुके हैं। 6 महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट सीपी साहब ने 2 प्रोग्राम्स चलाए। एक युवा जो स्लम के टीनेजर्स के लिए है, जिनको हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। आज कम से कम 2500 इस तरह के बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग ले चुके हैं और कम से कम 150-200 बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, जो मैंने बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, मैं परिवर्तन के बारे में भी मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन मैं सिंपल बात कह रही हूँ कि मुझे, मेरे अनुभव में, पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जब भी कोई केस लेकर के आप जाइए तो ऑटोमेटिक जो रिस्पांस होती है कि आप एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मैं आपको आज का अनुभव बता रही हूँ कि मैंने एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन में कॉल किया, क्योंकि कोई महिला जो खुद जा करके पुलिस थाने में 2 बार उसने लिखित रिपोर्ट अपने हाथ से दी, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसे कहा गया कि तुम 3 दिन में परेशान हो रही हो, तेजाब का वो थ्रेट दे रहा था, पर हम तो 15-16 दिन लगा देते हैं। उसके बाद एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन में मैंने ऐसे फोन करके देखा कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम स्टॉकर को बस वो फोन नंबर लेकर के उनसे हम बात करेंगे और कहेंगे तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। इफ द ओनली थिंग पुलिस सिर्फ अगर इतना कर सकती है, तब नहीं, सोच नहीं, हम कह रहे क्या होगा। स्टॉकर को पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं, स्टॉकर को जो है बिहाइंड बार्स डालने की जिम्मेदारी नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि हम परिवर्तन से आगे निकल गए। भाई, आगे तो तब निकला जाता है जब हमने पिछले ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हों। आपको ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स परिवर्तन प्रोग्राम के लिए बनाए गए थे वो सारे अचीव हो गए? देखिए, परिवर्तन का जो एक खास मुद्दा था, वो मुद्दा था कि जो हमारी स्लम्स में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वुमेन के खिलाफ, उसके लिए हमने वुमेन बीट ऑफिसर्स लगाए थे। वो वहाँ पर जाकर स्लम पंचायत लगाती थी कि बताइए आपको क्या दिक्कत है। वो आज भी चल रही है। जहाँ तक मुझे याद है, परिवर्तन कार्यक्रम के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक अवेयरनेस पैदा करना और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक वातावरण तैयार करना। मैं समझता हूं परिवर्तन का वो ऑब्जेक्टिव अभी भी अचीव नहीं हुआ, इसलिए कृपा करके आगे मत जाइए, थोड़ा पीछे लौटाइए, उस परिवर्तन पर ही फोकस थोड़ा पीछे लौट कर जो पुरानी अपनी उसी को जो प्रोग्राम था परिवर्तन का, उस पर फोकस करिए, उसको और इंटेंसिफाई करिए। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है बड़ी खबर में, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
और अब एनडीटीवी की खास रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी फटकार सुनने को मिल रही है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने कोरिया की एक छात्रा के साथ एक दिन बिताया और दिल्ली की सड़कों पर उनसे हुए बर्ताव को कैमरे में भी कैद किया। देखते हैं कि इस रिपोर्ट में उनका अनुभव कैसा रहा। योमी दक्षिण कोरिया की छात्रा है। वो यहाँ पढ़ने आई हैं और इस इनक्रेडिबल इंडिया में उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। आप यहाँ बस का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं बस का इंतजार कर रही थी। बहुत ही अजीब था, सब मुझे देख रहे थे। एक आदमी आया और करीब 5 मिनट तक वो मुझे देखता रहा। मुझसे अश्लील बातें कर रहा था। वो बार बार मेरे पास आ रहा था, फिर दूर जा रहा था और मैं सोच रही थी आखिर ये चाहता क्या है। आप मेरी मदद करो। मैं आपकी मदद करूं? आप हिंदी नहीं जानती? नहीं, हिंदी नहीं जानती। आप कहाँ से हैं? नागालैंड से हैं? नहीं, कोरिया से। ये अनुभव किसी को भी डरा देने के लिए काफी है, लेकिन योमी घबराई नहीं। उन्हें लगता है कि भारत में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत सुरक्षित नहीं है। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। मैंने योमी से पूछा कि क्या वो दोबारा भारत आएंगी। मैं दोबारा यहाँ जरूर आऊंगी। आप ऐसा दुनिया में और कहाँ देख पाएंगे। मैं यहाँ दोबारा जरूर आना चाहूंगी और लंबे वक्त तक यहाँ रहना चाहूंगी। जहाँ योमी को एक शख्स परेशान कर रहा था, वहीं एक पुलिस वाला आया और योमी को ऑटो दिलवाने में मदद भी की। लेकिन यहाँ सिर्फ छेड़छाड़ या यौन शोषण ही एक समस्या नहीं है। दिल्ली के दिल कहलाने वाले कनॉट प्लेस में एक ऑटो मिलना भी कम मुसीबत का काम नहीं। कनॉट प्लेस चलेंगे? कनॉट प्लेस? नहीं। कनॉट प्लेस? 150 रुपए। 150 रुपए? ऑटो वाले हमेशा मुझे ठगते हैं। अक्सर वो मुझसे 300 रुपए मांगते हैं, लेकिन आज सिर्फ 150 रुपए ही मांगे। मीटर से जाने पर 40 रुपए लगते हैं। ऑटो वाले ने मुझसे 150 रुपए मांगे। ये सिर्फ एक योमी का अनुभव नहीं, देश ही नहीं विदेशी महिलाएं भी आए दिन यौन शोषण का शिकार होती हैं। तो दिल्ली पुलिस और सरकार के लिए महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित माहौल देना एक बड़ी चुनौती है। मैं इस रिपोर्ट के बाद सीधे मिशिका के पास जाऊंगी। मिशिका, ऑटो से ट्रैवल करना और ऑटो मिलना दिल्ली की लड़कियों या दिल्ली के जो आम निवासी उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। जी, ऑटो एक तो मिलना बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कोई भी ऑटो मीटर से जाने को तैयार नहीं होगा। पर ये एक जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है कि उन्हें कोई ऑटो मीटर से नहीं ले जाता है। पर हाँ, लड़कियों के साथ छेड़खानी होना ऑटो में, और एक डर भी बना रहता है कि इतने फ़ोन आ रहे हैं ऑटो वालों को, कहीं किसी और को फ़ोन कर दिया या कभी किसी और रूट से ले गए। तो ये, और ऑटो वाले बहुत अग्रेसिव हैं। और इतनी बार ऐसा होता है कि आप ऑटो में बैठ के भी बोलते हैं कि आपको जाना है तो वो नहीं ले जाते, वो आपको ऊट पटांग चीज़ें बोलने लगते हैं। अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त ग्रीन पार्क से अपने ऑफिस जाने के लिए उसने ऑटो रोका और उसने ऑटो वाले को बोला मीटर से जाने के लिए, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि उसने कितने अपशब्द यूज़ किए, पर उसके कहने का यही तात्पर्य था कि मीटर से जाने को बोलते हो तभी तुम्हारे साथ ऐसे, मतलब जैसे अभी बलात्कार हुआ है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑटो वाले भी मतलब वो ऐसे बोल के चला गया और वो कुछ नहीं कर पाई। तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है। ऑटो ना मिलना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर ऑटो वाले ज़्यादा बदतमीजी ज़रूर करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज दिल्ली पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है, अब ऑटोस को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लूथरा जी, आप ही बता दीजिए दर्शकों, जिस तरह से कहा गया है कि अब तुरंत कार्रवाई होगी, सिर्फ चालान कोर्ट के नोटिस से नहीं कटेगा, क्या कैसे हम माने कि अब जो ऑटोज वाले हैं वो हाँ करेंगे? क्योंकि जो योमी कोरिया से लड़की आई थी, इनको 3 ऑटो ने मना करा, तब जाके इनको ये बस में चढ़ने का इन्होंने सोचा था। देखिए, ऑटोज़ की जो इशू है वो प्राइमरीली तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, बट हम लोग उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पहली बात तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे कि उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो नहीं है, वो दिल्ली का रहने वाला है या बाहर का रहने वाला है, कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हमारे पास होनी चाहिए।
दूसरी बात जो आपने कही कि अगर कोई इनकार करता है तो वो 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और 100 नंबर की जो पीसीआर है वो बिल्कुल मौके पर पहुंचेगी और बिल्कुल पहुंचेगी। और मुझे एक और चीज़ एज अ स्टूडेंट या मतलब जो ऑटो से ट्रैवल करते हैं रिक्वेस्ट करनी थी कि स्पेसिफिकली ऑटो रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एक अलग हेल्पलाइन क्यों नहीं है, क्योंकि 100 नंबर पे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मतलब बिजी जाता है या फ़ोन नहीं अटेंड किया जो भी, तो एक हम डेडिकेटेड हेल्पलाइन सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों नहीं रख सकते जिन्हें ऑटो से दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए लेकिन ये शायद बिल्कुल डेडिकेटेड ऑटो हेल्पलाइन के लिए नहीं है। 4200 ये नंबर हर बस और ऑटो में होता था, पर ये नंबर मैंने काफी टाइम ट्राई किया है, कभी लगता नहीं था, तो इसलिए मैंने जितनी बार भी रिपोर्ट किया मैंने 100 नंबर पे ही किया है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि किसी स्पेसिफिक इशू के लिए एक स्पेसिफिक हॉटलाइन को बना देना अपने आप में एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारे यहाँ इतने इश्यूज हैं कि आप कितनी हॉटलाइंस के नंबर याद रखेंगे। विदेशों में भी एक ही हॉटलाइन का नंबर होता है और हॉटलाइन वहाँ की जो हॉटलाइन है 911 है यूएस में, वहाँ पर जब आप फ़ोन करें तो वो सीधा 2 गाड़ियाँ आपके पास आती हैं। पुलिस की गाड़ी भी आती है, बल्कि 3 गाड़ियाँ आती हैं, तीनों का एक ही नंबर है 911। पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड, ये तीनों गाड़ियाँ आपके पास एक ही नंबर पर कॉल करने से आती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ठीक है, हम एक अलग हॉटलाइन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कब आएगी ये भी तो होता है सवाल। पीसीआर तो आती है, पीसीआर तो आती है, समय लगता है सर, समय यही बात 5 से 7 मिनट तो लगते हैं, इतना तो लगेगा। आधा घंटा, 1 घंटा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी तो इतनी एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि अब ऑटो पर निर्भरता आखिर कब तक, मतलब किस, वो तो एक हद तक ही कुछ मदद दे सकती है। मुझे लगता है कि जो नाइट बस वगैरह चलाए गए हैं बहुत ही बेहद नाकाफी हैं और इसमें मैसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जीपीएस बहुत अर्जेंट है, जैसे इन्होंने कहा वेरिफिकेशन ऑफ ऑटो ड्राइवर्स, सो वेरिफिकेशन आप ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, उसके अलावा इंक्रीज बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है? क्योंकि कितने ऑटो वाले जिस तरह से कहा जाता था नेताओं के हैं, पुलिस वालों के हैं, वो भी एक बहुत प्रेशर होगा आप लोगों के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रेशर हमारे पर है या इस तरह का कोई प्रेशर काम करेगा। Any time frame for it, लेकिन एक शेयर नंबर है, जैसे आप यूं कहें कि दिल्ली में अगर ऑटो ड्राइवर्स जो हैं, सिर्फ ऑटो की संख्या, ड्राइवर्स को छोड़ दीजिए, ऑटो की संख्या ही 55-60 हज़ार है और उसको 2 या 3 शिफ्ट में भी लोग चला रहे हैं, एक ही ऑटो के ऊपर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा नंबर है। बट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दें। और फिर सिर्फ यही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल की बसेस चल रही हैं जिसमें जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका भी वेरिफिकेशन हम करेंगे। एक और क्वेश्चन, पब्लिक लाइटिंग क्यों नहीं आप इम्प्रूव कर सकते? इस पे बात करेंगे, इसी लाइटिंग पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में। तो फिलहाल हम बहुत कम समय बच गया है, यही समझने की कोशिश करेंगे क्यों आज एक गंभीर संदेश गृह मंत्रालय की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं आया। पुलिस की भी तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, हालांकि लूथरा साहब कह रहे हैं वो पुलिस की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, वो भी बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहे। तो क्यों ये गंभीरता नहीं झलक रही? कविता, मैं आपसे शुरू करूंगी, समय बहुत कम है। मैं बहुत संक्षिप्त में यही कहना चाहती हूँ कि हमने अभी बात की कि इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए। मैं मानती हूँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तमाम इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस इंक्लूडेड, उनको कम से कम ये बात दिस शुड बी ड्रिल्ड इनटू देयर हेड्स कि महिलाओं को की सुरक्षा के नाम पे महिलाओं पर पाबंदी बढ़ाएंगे नहीं, चाहे वो कॉलेज की हॉस्टल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई हो। ये मैंने महिलाओं की पूरी जो ऑटोनॉमी है, मोबिलिटी है, उसकी सुरक्षा हम कैसे करें बतौर समाज के, बतौर सरकार के, ये सवाल हमें पूछना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब एक तरह से हम लोग रेप को जायज ठहरा रहे हैं, रेप को बढ़ावा दे रहे हैं। निशिका, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो गाइडलाइंस निकलती हैं एज रिस्ट्रिक्शन महिलाओं पे, ये गाइडलाइंस निकालने से अच्छा है कि आप उन समाज के लिए इन जनरल गाइडलाइंस निकालें कि क्या किया जाए अगर वो कुछ ऐसा देखें या उनके साथ हो रहा है। जनरल सिर्फ अगर महिलाओं को स्पेसिफिक रख के गाइडलाइंस निकाली जाएंगी तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम में, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियों से जो कॉन्फिडेंस हमें डालना चाहिए वो और ज़्यादा कवर हो रहा है, वो और ख़त्म होता जा रहा है। तो एक गाइडलाइंस ऐसी आनी चाहिए जो सबको फॉलो करनी चाहिए कि डिस्ट्रेस में किसको कॉल करें, लड़के लड़कियां समान की अगर दिक्कत हो रही है, अगर उनके साथ किसी लड़की को दिक्कत हो रही है या वो बाहर जा रहे हो कुछ ऐसा देख रहे हैं तो वो क्या करें, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। गीता,
आप किसी के फ्रीडम पे पाबंदी नहीं लगा सकते। ये तो बहुत ही, मुझे लगता है दिस इज लाइक एन 18th सेंचुरी स्टेप। तो ये सब के अब सडनली दिल्ली पुलिस को ये ख्याल आ गया है कि हम बंद कर दें टाइम पे, लड़कियां यहाँ ना जाएं, ये सब मुझे लगता है नाजायज़ है। पर जस्टिस जे.एस. वर्मा की जो कमेटी की रिकमेंडेशंस आएंगी, मुझे लगता है ना केवल वो रेप पे कुछ डेफिनेशन और रेप के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करेंगे परहैप्स, जो मुझे लगता है रेप का कानून बिल्कुल ठीक है, पर शायद वो 354 जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी है, इन सब में शायद इनको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कर दें और इनकी ऑफेंसेस बढ़ा दें। कदमों की बात कीजिए। देखिए ऐसा है मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक किसी किस्म की गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए, और हमारी महिलाएं इतनी समझदार हैं कि हमें उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो करना है और जो नहीं करना है वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। जाते पुलिस को पता ही नहीं कि किसने लगाया, या हटवा लेंगे अब आप? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि इन पोस्टर्स को हम ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना इनके कंटेंट से हम सहमत हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन सेफ्टी का जो इशू है वो एक बड़ा इशू है, हम उसको सब तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। उसमें सेफ एंड सिक्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आता है, उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी आती हैं, उसमें लोनली स्ट्रेचेस भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, इनको दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। वुमेन टॉयलेट्स आते हैं। अगर हम इन सबको मिलाकर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये कानून की बात करेंगे या कानून के इम्प्लीमेंटेशन या पेट्रोलिंग की बात करेंगे, तो जितना हो सकता है उतना नहीं हो पाएगा। सर, अभी भी एक कोहेसिव अप्रोच नहीं आई सामने से। हम शायद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। कम से कम 30 दिन का वक्त तो हमको जे.एस. वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट के लिए देना होगा। इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हाथ पर हाथ धरे ना बैठी रहे, तो कुछ अंतरिम व्यवस्थाएं या गाइडलाइंस इस बीच में जैसे आ जाए, इसके पहले भी कुछ व्यवस्थाएं की गई, इन व्यवस्थाओं का कोई बड़ा कोहेसिव इफेक्ट होगा, ऐसी उम्मीद इतनी जल्दी करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, स्थिति सामान्य नहीं है निधि। वही बात है, आपने कहा कि इंतजार पेशेंस करना चाहिए, लेकिन लगता है इस शहर में स्थिति सामान्य नहीं है। तो सर, और जब जब स्थिति सामान्य नहीं है तो सामान्य उपाय से काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य, चलिए थोड़ा सा और सही। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।